सूचना और सोशल मीडिया के खेल पर यह चैप्टर है। ये जो दिन रात फेसबुक, इंस्टाग्राम आप लोग चलाते हैं, हम भी चलाते हैं। असल में चला तो हम रहे होते हैं, लेकिन इसकी डोर आपको पता है कहां है? इसकी डोर भारत से 12,500 किलोमीटर दूर अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। एक कंपनी जिसका नाम है मेटा आज भारत सरकार के आईटी विभाग के मंत्री अश्विनी वैष्णव के सामने इसी मेटा के अधिकारी माफी मांगने के लिए पहुंचे। ये माफी मेटा ने, आपको पता है, अपनी हरकतों के लिए मांगी है। और हरकत क्या? मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने भारत सरकार से अपनी माफी में कहा है कि वो सीसैम यानी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, कंटेंट, डीप फेक और तमाम गलतियों को मानता है। इस माफी के साथ जो बड़ी बात मेटा ने कबूल की है वो ये है कि एक तरह के कंटेंट को बूस्ट करने के लिए बड़ी मात्रा में पैसा लगाया गया। फिर दोहराऊं, एक तरह के कंटेंट को पुश करने के लिए पैसा लगाया गया। कई ऐसे कंटेंट को प्रमोट किया गया जो गैर कानूनी है। पैसा लेकर कंटेंट को ऐसे प्रमोट किया गया कि टारगेटेड दर्शकों तक पहुंचे, यानी पैसे का इन्वॉल्वमेंट था। फेसबुक से प्रधानमंत्री का वीडियो हटाया गया, यह आप सब जानते हैं। इसके लिए मेटा ने माफी मांग ली है। यह भी बता दिया कि पैसों के दम पर लोगों को भ्रमित किया गया। तो क्या ये जो अचानक इंस्टाग्राम रील्स में प्रदर्शन के वीडियो की भरमार हो गई थी, वो कोई आम लोगों का बनाया वीडियो नहीं था? सबके पीछे क्या पैसों का खेल था? अब आप कहेंगे मैडम सोशल मीडिया से कोई क्या इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाता है? तो हुक्म, जाग जाइए, जाग जाइए, जमाना बदल गया है। भारत में एमएस यूनिवर्सिटीज डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स की एक रिपोर्ट आई है। बताऊं वो रिपोर्ट क्या कहती है? और ये जेनजी के लिए है, तमाम माँ बाप भी इस बात पर ध्यान दें। वो ये रिपोर्ट जो हमारे हाथ लगी है वो ये बताती है कि हमारे देश का जेनजी 24 घंटे में 3 घंटे रील्स देखने में बिता देता है। कितने? 3 घंटे। 3 घंटे रील्स देखने में। अब समझ लीजिए, देश का युवा जब 3 घंटे रील्स देखेगा तो उसके दिमाग पर इन रील्स का असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? उसे ये लगेगा कि नहीं लगेगा कि जो इन रील्स में हो रहा है, एक के बाद एक जहां से ये रील्स आ रही हैं, पक्का कुछ तो है जमीन पर। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमारे जेनजी रील्स देखते हैं। वो कह रहा है, ये इंस्टाग्राम और फेसबुक, कि जानबूझकर खास तरह के कंटेंट को प्रमोट करता है वो, और इसके पीछे खूब पैसा बहाया जाता है। और इसका असर क्या होता है? बच्चों को लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया आसपास, और कुछ के मन में तो इतनी नफरत भर जाती है कि वो पीएम को गालियां तक देने लगते हैं, गंदे गंदे नारे लगाने लगते हैं, और फिर एम्बैरस होकर माफी मांगनी पड़ती है। ये सब दिमाग से खेला गया काम है। हमने आपको 25 जुलाई को जब आंदोलन वापस हो गया था, याद है ना, शनिवार का वो दिन, तब हमने चेतन भगत से बात की थी। तमाम जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो ये बात जानते हैं। चेतन भगत से जो पहला सवाल हमने पूछा था वो क्या पूछा था कि आप इस आंदोलन का और इस जीत का श्रेय किसे देंगे? जवाब याद है आप में से किसी को? नहीं। हमने पूछा था इस आंदोलन का श्रेय किसे देंगे? जवाब क्या दिया चेतन भगत ने, आप सुनिए। इसका देना चाहिए मार्क जकरबर्ग को, जिसने इंस्टाग्राम बनाया है या खरीदा था। फेसबुक क्या, इंस्टाग्राम किसी और का ऐप था, इंस्टाग्राम फेसबुक ने खरीदा था, क्योंकि इंस्टाग्राम की बड़े यूनिक फीचर है। एक तो ये कि जितना इसमें ऊट पटांग चीज होती है ना रूबिका जी, उतना वो चलता है। 25 तारीख की बात है, आज क्या है? 5 अगस्त। चेतन भगत युवाओं की किताब लिखते हैं। हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि अब ये युवा नहीं है, लेकिन युवाओं के ब्रेन को बहुत अच्छे से समझते, उनकी समझ को बहुत अच्छे से समझते। यही वजह है ना, उन्होंने कह दिया कि मार्क जकरबर्ग को आप इसका शुक्रिया अदा कीजिए। वो समझ गए आंदोलन के पीछे असर जो है पैदा करने में, जिसका सबसे बड़ा योगदान है वो मेटा की वर्चुअल दुनिया है, जहां 30 सेकंड की रील्स में आप आधा सच परोसिए और पूरा भ्रम फैला दीजिए। और हुक्म, जिस रील को हम छोटी बात कहकर टाल देने की गलती कर रहे हैं,
उसका असर कई देशों की सरकार गिराकर मुआवजे के तौर पर देखा है। कई देशों की सरकार इसी कंटेंट स्लैश प्रोपेगेंडा स्लैश नैरेटिव की वजह से गिर गई है। नेपाल चलिए मेरे साथ। नेपाल में क्या हुआ था याद है आपको? राजनेताओं के खिलाफ एक ग्रुप ने नेपो किड्स कैंपेन शुरू किया था कि वो लोग लैविश लाइफ जी रहे हैं खूब। और देखिए ऐसा नहीं है, आम आदमी ये सवाल पूछ सकता है, ये बात सच है। लेकिन ये जो कैंपेन चला, इस कैंपेन के लिए जो रील्स बनाई गई, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, हर तीसरे वीडियो में ये दिखने लगा। पूरे नेपाल में नेताओं के लैविश लाइफस्टाइल के खिलाफ इस रील ने माहौल बना दिया। ना किसी रैली की जरूरत पड़ी, ना पोस्टर, ना बैनर की जरूरत पड़ी, और हंगामा। नतीजा, सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया। नतीजा, नेपाल में जेनजी सड़कों पर आ गई। सोशल मीडिया पोस्ट देखकर पहले से गुस्से में भरे बच्चे सरकारी कार्यालयों में आग लगाने पहुंच गए। नेपाल का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया। अब एक रिसर्च आपको बताती हूं, और आज बहुत सारी रिसर्च आपके सामने आएगी ताकि आप समझ सके कि ये जो आपको रील्स दिखती है ना आपके अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इसके पीछे का सच क्या है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की 17 फरवरी 2025 को एक रिपोर्ट जारी हुई। इस रिपोर्ट का हेडर है मेटाज न्यू कंटेंट पॉलिसीज रिस्क फ्यूलिंग मोर मास वायलेंस एंड जेनोसाइड। ये तो अंग्रेजी था, अब हिंदी समझा देती हूं। मेटा की नई कंटेंट पॉलिसी से बड़े पैमाने पर हिंसा और नरसंहार को बढ़ावा मिलने का खतरा है, ये रिपोर्ट का शीर्षक है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया? ये कहा गया कि मेटा के एल्गोरिदम ऐसे खतरनाक कंटेंट को ज्यादा बढ़ावा देते हैं जिससे नफरत फैलाने वाली बातें, गलत जानकारी और नस्लीय हिंसा भड़काने वाला कंटेंट शामिल हो, नेगेटिविटी पहुंचे। और ये सब सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि यूजर, जब आप एक कोई चीज नेगेटिव देखते हैं तो आपका दिमाग उससे कहीं ना कहीं एकदम फौरन अटैच हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। आप बार बार उसके बारे में सोचने लगते हैं, और अगर आपने उसे कुछ सेकंड ज्यादा देख लिया तो फिर आपके रील में वैसा ही कंटेंट आने लगता है, और जितना आप उसे देखेंगे उतना इस कंपनी का फायदा और मुनाफा। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक और रिपोर्ट बांग्लादेश को लेकर, हेडर क्या है देख लीजिए आप। बांग्लादेश मेटास कंटेंट मॉडरेशन डिलेज रिस्क फ्यूलिंग रियल वर्ल्ड वायलेंस। यानी बांग्लादेश मेटा की कंटेंट मॉडरेशन में देरी से असल दुनिया में हिंसा भड़कने का खतरा। इसमें क्या कहा गया इस रिपोर्ट में, जानना चाहते हैं? इसमें कहा गया है बांग्लादेश की हिंसा के वक्त ऑनलाइन में खतरनाक कंटेंट की बढ़ोतरी देखी गई। इसमें कुछ कंटेंट बांग्लादेश के बाहर से भी फैलाया जा रहा था, यानी बांग्लादेश में तख्ता पलट का रिश्ता भी इसी ऑनलाइन खेल की तरफ इशारा कर रहा है। ये तो सिर्फ एक रिपोर्ट है। द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ने भी मेटा के खेल पर एक रिपोर्ट जारी की है। अब तक कितनी रिपोर्ट आपको मैंने बता दी है? 3 रिपोर्ट। 23 जनवरी 2025 को एक और रिपोर्ट आई। इसका हेडर क्या है? द मिथ ऑफ मेटाज फ्री स्पीच प्लेसेस डेमोक्रेसी एट रिस्क। अब यहां बहुत महत्वपूर्ण चीज है, डेमोक्रेसी। इस दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कौन सी है? भारत। मेटाज फ्री स्पीच प्लेसेस डेमोक्रेसी एट रिस्क, इसी रिपोर्ट में बताया गया है। फेसबुक पर सिर्फ 10 इन्फ्लुएंशियल अकाउंट का पोस्ट होता है और जलवायु परिवर्तन वाले कंटेंट का 69% इंटरैक्शन बन जाता है। कितना है? आंकड़ा क्या दिया मैंने आपको? 10 इन्फ्लुएंशियल अकाउंट क्लाइमेट चेंज पर अगर कुछ कह दे तो लगभग 70% इंटरैक्शन बन जाएगा सोसाइटी में। सिर्फ 10% लोग 70% डिसाइड कर लेंगे कि आप लोग क्या देखेंगे और क्या सोचेंगे। यानी 10 पावरफुल लोगों ने अगर चाहा तो पूरा नैरेटिव बदल कर रख देंगे। और यही काम करता है वो कैस्केडिंग इफेक्ट। याद आया कैस्केडिंग इफेक्ट? कल हमने आपको न्यूज की पाठशाला में बताया था। यही वो झलक है। कल की क्लास का रिवीजन एक बार फिर करवा देती हूं। पैसे के दम पर आपके बच्चों के दिमाग को कंट्रोल कैसे किया जा रहा है फिर समझ लीजिए।
इस बात का अंदेशा कई नेताओं को था। कांग्रेस के इमरान मसूद यहां आए थे टाइम्स नाउ नव भारत के स्टूडियो और इनफैक्ट न्यूज रूम में। तब उनसे हमने पूछा था कि वो अनशन किया था वांगचुक जी ने, तो उनके खिलाफ बोला। फिर उनसे कहा कि अरे आंदोलन बड़े लेवल पर हो रहा था, तो उन्होंने पता है क्या कहा, मैंने अपने बच्चों को आंदोलन में जाने से मना कर दिया। ये खुद उन्होंने कहा है, सुन लीजिए आप। अभी मेरे बच्चों ने इतनी जिद की कि पापा हम जा रहे हैं आंदोलन में। मैंने कहा घर से मत निकल जाना। क्यों? कहाँ जा रहे हो तुम आंदोलन में? घर से मत निकल। क्योंकि वो जो मेरी बेटी थी वो उसके बावजूद भी जाकर पूरी फिल्म बना कर आई है अपनी। अब इंस्टाग्राम और फेसबुक में पैसों के दम पर आपके बच्चों तक रील्स पहुंचाई गई, भीड़ जुट गई, प्रदर्शन हुए। ये सब कहते हुए मैं नीट के परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ है उस मुद्दे को कम नहीं कर रही हूं। मैं बहुत सोच समझ के कह रही हूं कि सरकार को उस पर पहले ही कड़े कदम उठा देने चाहिए थे। अगर सरकार ने बहुत कड़े नियम ले लिए होते हैं, कोई फैसला पहले ही ले लिया होता तो ये सब ना होता। लेकिन इस बीच, और मैं ये भी नहीं कह रही हूं कि वहां पर जितने भी लोग पहुंचे थे वो सब के सब गलत थे ना, उनकी आड़ में जो खेल चल रहा था, मतलब वो इनोसेंट बच्चे, उनको पता ही ना हो, लेकिन उनकी आड़ में जो खेल चल रहा था उसका इशारा केवल ये मेटा, फेसबुक और ये जकरबर्ग की तरफ से नहीं हो रहा है। बहुत से ऐसे खतरनाक असामाजिक तत्व थे जो उनकी आड़ में फायदा उठाना चाहते थे। पाकिस्तान और आईएसआई भी, सुना आपने, पाकिस्तान और आईएसआई भी। और मुझे पता है बहुत से ऐसे खतरनाक लोग वहां पर बैठे हुए हैं जो मीडिया की क्रेडिबिलिटी को खत्म करने के लिए लगे हुए हैं। क्योंकि जब पाकिस्तान और आईएसआई का और बाहरी फंडिंग का हमने दिल्ली के दंगों में जिक्र किया था, तब भी ये माहौल बना दिया गया था कि देखिए आप मेन स्ट्रीम मीडिया झूठ बोलता है। सारे लोगों को इन्होंने एक टैग कर दिया, तमगा लगा दिया, सारे लोग नहीं। और इस बार तो हम नहीं बोल रहे हैं, ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात टाइम्स नाउ नव भारत नहीं कह रहा है, न्यूज की पाठशाला नहीं कह रही है। ये बात कौन कह रही है? पंजाब पुलिस। और पंजाब में बीजेपी का राज नहीं है, किसका राज है? आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी, वही आम आदमी पार्टी जिसका हर नेता आपको सीजेपी के 3 बड़े चेहरों के एकदम बगल में दिखाई दे रहा था। कोई छिपाने वाली बात नहीं है। उस पंजाब की पुलिस ने 4 नाबालिगों सहित कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। कितनों को? 9 लोगों को। जब इनसे पूछताछ की गई तो जो खुलासा हुआ है वो दंग करने वाला है। क्या खुलासा हुआ है अब मैं आपको फटाफट से बता देती हूं। आइए, ये रहे बोर्ड बाबू, प्रणाम कर दीजिए भैया। आतंकी मॉड्यूल को आपको समझाती हूं मैं। आईएसआई पाकिस्तान से जुड़ा, इसने दी ट्रेनिंग, ठीक है, इसने दिया पैसा और इसने दिया हथियार। 3 चीजें क्या दी? पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की आईएसआई ने। और ये लोग कहां पहुंच गए? जंतर मंतर। प्रदर्शन के दौरान पेट्रोल बॉम्ब से हमले की साजिश थी, पूरी तैयारी थी। गिरफ्तार लोगों में से कुछ लोग दिल्ली में प्रदर्शन के वहां भी आए थे ताकि हिंसा को बढ़ा सके। यानी आईएसआई के इशारे पर इसकी नजर थी कि ऐसा कुछ हो और फौरन वहां पर खेल हो जाए। प्रदर्शन में हिंसा फैलाने की पूरी प्लानिंग थी। मैं फिर कह रही हूं, कोई और नहीं कह रहा है, ये कह रही है पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है। वो तो शुक्र है हमारी खुफिया एजेंसी का, सच बता रही हूं, शुक्र है खुफिया एजेंसी की मुस्तैदी का। और दिल्ली की सुरक्षा पुख्ता थी। सलाम है हमारे सुरक्षा कर्मियों को, जिसके डर से ये आईएसआई अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया। सुरक्षा के इंतजाम को देखकर सब कुछ खाली हाथ लौटने पर मजबूर होना। अमृतसर चले गए और अब पंजाब पुलिस की गिरफ्त में है। आप खुद सुनिए, अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर इस मसले पर क्या जानकारी दे रहे हैं। तो दिल्ली में जिस जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा था उससे महज 2 किलोमीटर की दूरी पर भारत का संसद भवन, ठीक है,
लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ, 3.5 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रपति भवन। इतनी सेंसिटिव जगह सीजेपी के लोगों ने रील्स के दम पर भीड़ को बुला लिया। उन्हें लगा जितना आसान इंस्टाग्राम पर पेज बनाना होता है और वहां पर फॉलोअर्स बढ़ा देना होता है, उतना ही आसान भीड़ को संभालना भी हो जाएगा। अब आपके बच्चे तो रील्स की चपेट में आ चुके थे, वो पहुंचे क्रांति करने। उन्हें क्या पता था जो रील्स देखकर क्रांति करने निकले हैं उसके पीछे पैसों का बहुत बड़ा खेल छिपा हुआ है, और जिन लोगों ने उन्हें बुलाया है वो जिम्मेदारी भूल चुके हैं। और ऐसे ही नहीं कह रही हूं, एक तस्वीर आपको दिखाती हूं। उस तस्वीर में ये देखिए आप, 4 चेहरे हैं, 2 सीजेपी के हैं, एक तो वो आशुतोष रांका, एक सौरभ दास और 2 पुलिस के अधिकारी हैं। एक तो नई दिल्ली के डीसीपी है सचिन शर्मा और एक जॉइंट सीपी है दीपक पुरोहित। दोनों अधिकारी साफ साफ कह रहे हैं कि उनके पास रिपोर्ट है कि भीड़ में आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग शामिल हो चुके हैं। लेकिन सौरभ दास की बॉडी लैंग्वेज को आप देखिए,